हेलो दोस्त, अर्थविजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज आपको बताने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 यानी 11 चैप्टर जो है 1857 की विद्रोह की कहानी है, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से हम जानते हैं। विद्रोह, आखिर ये विद्रोह होने के बहुत सारे कारण हुए होंगे, जिसमें राजनीतिक कारण आता है, सामाजिक कारण आता है, आर्थिक कारण आता है और धार्मिक कारण आता है। लेकिन ये विद्रोह की शुरुआत अगर देखा जाए तो अंग्रेजों का जो आगमन भारत में हुआ और जिस तरह उन्होंने मुगल सल्तनत और बाकी जो हमारे रियासत थे जिसमें हस्तक्षेप करके उन्होंने उन सारी रियासतों को अपने बस में कर लिया, अपने अधीन कर लिया। प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, ये सब लड़ाइयों ने पूरी तरह से अंग्रेजों को हुकूमत यानी अंग्रेजी हुकूमत को पूरे भारत में फैला दिया। लेकिन इस हुकूमत को फैलने से भारत की बहुत सारी जो व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, आर्थिक व्यवस्थाएं थी, सारे धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी। अंग्रेजों का अत्याचार दिन प्रतिदिन हम पे बढ़ता जा रहा था, जिसके आक्रोश में जनता एकजुट हुआ और ये विद्रोह 1857 में किया। लेकिन यह विद्रोह को हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, क्योंकि सिपाही विद्रोह यानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिपाही ने सबसे पहले, मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था, जो चर्बी वाले कारतूस को लेकर हुआ था। इसके बारे में हम आपको ब्यौरा देने जा रहे हैं। हम जानकारी हासिल करेंगे आखिर 1857 का विद्रोह क्यों हुआ। बहुत सारे एक्ट भी आए, एक्ट में बहुत सारे ऐसे नियम आए थे जो भारतीयों के लिए नहीं बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जितने भी यानी 1857 से पहले जितने भी एक्ट आई थी, किसके तहत आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आई थी, जिसमें बहुत सारे जो गतिविधियां थी वो सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के लिए यानी कंपनी अपने फायदे के लिए किया था, भारतीयों के फायदे के लिए नहीं किया था, जिसको लेकर जनता में भी आक्रोश थी और देशी रियासतों में भी आक्रोश थी। अब हम जानकारी हासिल करेंगे 1857 का पहला कारण क्या था? राजनीतिक कारण। यानी किस तरह 1857 का स्वरूप तैयार हुआ जिसमें राजनीति ने अहम भूमिका निभाई, यानी राजनीतिक कारण ने पहला क्या कारण बनाया। तो पॉइंट नंबर पहला हम जानेंगे 1857 ईस्वी क्रांति का पहला कारण राजनीतिक परिस्थिति थी, यानी राजनीतिक जो परिस्थितियां उत्पन्न कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एक्ट के जरिए, यह क्या हो गया? यह इसका कारण बना। दूसरा, वेलेजली के द्वारा किए गए सहायक संधि, यानी वेलेजली जो लॉर्ड वेलेजली जो था वो क्या आया था भारत में, जब गवर्नर बन के आया था, वायसराय बन के, उसने क्या किया कि सहायक संधि की शुरुआत की। सहायक संधि मतलब हम आपकी सहायता करेंगे, ठीक है, आप जिस देशी रियासत को जीतना चाहते हो उसमें हम आपका मदद करेंगे। और इस बहाने वो क्या करता था कि वहां की सारी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करके उसे अपने बस में कर लेता था। दूसरा, डलहौजी के द्वारा हड़प की नीति, यानी इधर वेलजेली ने क्या सहायक संधि से बहुत सारे क्षेत्रों को आपस में मिला लिया था अपने कंपनी में। साथ ही साथ डलहौजी का नजर उन रियासतों पे था जहां पे संतान नहीं थी, जिनके राजा के राजकुल राजदीपक नहीं थे, राजकुल नहीं थे जो राज को आगे बढ़ा सके। उन जगहों पर हड़प की नीति अपनाई, जिसमें झांसी और ग्वालियर का भी क्षेत्र आता है। यानी कहा जाए तो वेलजेली ने तो भारतीय में असंतोष पैदा किया ही था, साथ ही साथ डलहौजी ने जो बचा हुआ कसर था उसको भी पूरा कर दिया। पॉइंट आता है अगला, ये लोग सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, संबलपुर, जौनपुर रियासत को हड़प लिया था। यानी डलहौजी ने अपनी हड़प की नीति से इन क्षेत्रों को क्या कर लिया था? अपने कंपनी साम्राज्य में मिला लिया था। 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब को पेंशन बंद कर दिया गया। यानी ये लोग उन क्षेत्रों पे पेंशन देते थे, वो पेंशन भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से असंतोष और फैल गया और लोगों ने विद्रोह करना शुरू, यानी देशी रियासतों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। यानी आपने राजनीतिक कारण से यह जानने की कोशिश की कि किस प्रकार 1857 के विद्रोह में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। पहला तो ये था कि वेलजेली के सहायक संधि और डलहौजी का हड़प नीति, ये दोनों नीतियों ने भारतीय रियासतों में बहुत तरह से उथल पुथल मचा दिया था। पॉइंट नंबर आता है अगला, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण यानी जिस क्रांति की शुरुआत होती है उस क्रांति में अर्थव्यवस्था की बड़ा भूमिका होती है। किस प्रकार आर्थिक रूप से भारत को जर्जर बनाया गया, जिससे जनता यहाँ की क्या हो गई? काफी आक्रोशित हो गई। पॉइंट पहला, 1750 ईस्वी के बाद औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई, यानी 1750 में औद्योगिक क्रांति पूर्ण रूप से संपन्न हो गई और लिवरपूल और मैनचेस्टर में क्या हुआ? मशीनीकरण, यानी मशीनों के द्वारा उद्योग धंधे को बढ़ाया गया, यानी कपड़ा उद्योग को ज्यादा मात्रा में खोला गया। शहर में कपड़े उद्योग स्थापित हुए। उस समय इंग्लैंड में कोई ऐसा घर नहीं था, यानी ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1750 से पहले कोई ऐसा ब्रिटेन का घर नहीं था जहां पे भारतीय कपड़ा न जाता हो। यानी भारतीय कपड़ा कहने का मेरा तात्पर्य है कि भारत के हस्त कारीगरों के द्वारा बनाई गई कपड़े का विकास सबसे ज्यादा कहां था? इंग्लैंड के घरानों में था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई, यानी मशीनीकरण का जब दौर आया, तो ये हस्त कारीगर धीरे धीरे बेरोजगार हो गए और मशीनों ने उस जगहों को पकड़ लिया। अब ये बेरोजगार हो गए और भारतीय कपड़ा उद्योग धीरे धीरे लुप्त होता गया।
मशीनीकरण ने कच्चे माल की उपलब्धता को काफी बढ़ावा दिया, यानी कच्चे माल की आवश्यकता ज्यादा पड़ी। मान लीजिए जो प्रोडक्शन आप 10 दिन में करते थे वो प्रोडक्शन आप 1 दिन में हो जा रहा है, तो कच्चे माल की आवश्यकता ज्यादा पड़ी। और कच्चे माल की आवश्यकता ज्यादा पड़ने की वजह से ये लोग उपनिवेश वाले क्षेत्रों में कपास की खेती, नील की खेती ज्यादा मात्रा में जबरदस्ती कराना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जनता जो थी यानी किसान खासकर जो थे इससे बड़ा प्रभावित हुए। क्योंकि किसान खेती जो किया करते थे अनाज, वो अनाज की जगह आप कपास की खेती करना पड़ता था, साथ ही साथ उन्हें नील की खेती करना पड़ता था। और नील की खेती करने के उपरांत धरती की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है, बहुत दिनों तक वो धरती बंजर पड़ जाती है। तो यानी देखा जाए तो अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी, जिसकी वजह से यह 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। और भू राजस्व व्यवस्था, मैंने पिछली वीडियो में जितनी भी भू राजस्व व्यवस्था बताई है वो किसानों को धीरे धीरे कंगाल कर दिया था, जो कि 1857 का एक बीज रोपण था। और वह उभर के 1857 में आया और यह विद्रोह का स्वरूप तैयार कर लिया। अब आता है पॉइंट नंबर सामाजिकरण, यानी समाज में भी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। राजनीतिक में किया ही, आर्थिक में किया ही, अब समाज में भी इन्होंने प्रवेश करके सामाजिक स्थिति को भी क्या कर दिया, दयनीय कर दिया। 1857 ईस्वी क्रांति में समाज की बहुत अहम भूमिका रही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और डलहौजी ने भारत में कई सामाजिक सुधार किए। जस्ट मैंने पहले वाले पॉइंट बताया था कि वेलेजली यानी लॉर्ड वेलेजली और डलहौजी ने हड़प और सहायक नीति अपनाई थी। यहाँ पर इन लोगों ने सामाजिक सुधार किए। हिंदू समाज में व्यापक कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए, जैसे कि हिंदू समाज में सती प्रथा यानी पति के मर जाने के उपरांत पत्नी को पति के साथ ही सती हो जाना था, इस कुप्रथा को इन्होंने समाप्त करने की कोशिश की। कन्यावध यानी बच्चे को भ्रूण हत्या यानी पेट में ही बच्चों को मार देना, चाहे लड़की ज्यादा हो रही है तो लड़कियों को मार देने की जो प्रथा थी उसको कम किया। बाल विवाह यानी कम उम्र में जो विवाह होती थी इस पर इन्होंने रोक लगाई। साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जारी किया, यानी हिंदू समाज में विधवा का विवाह दोबारा नहीं किया जाता था, उन्हें थोड़ा सा अछूत माना जाता था, यानी समाज में उन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखी जाती थी। इसके लिए इन्होंने इसमें सुधार करते हुए विधवा पुनर्विवाह जारी किया। यह जो नियम जारी किया तो यहाँ के जो हिंदू समाज के ब्राह्मण चाहे बड़े कास्ट के जो लोग थे उनको ये सब चीज उतना पसंद नहीं पड़ा, क्योंकि उनको ये लगा कि हमारी निजी लाइफ में इन्होंने क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया है। 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, ध्यान दीजिए ये वाला पॉइंट, 1835 ईस्वी में भारत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा नीति जारी हुआ था। 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार को भारतीय पंडितों और मौलवियों ने अपने एक अधिकार पर आघात पाया, यानी जो हमारे यहाँ ब्राह्मण जो थे वो संस्कृत का पढ़ाई कराते थे और मौलवी लोग उर्दू और फारसी की पढ़ाई कराते थे। इन लोगों को ये लगा कि अंग्रेजी शिक्षा आ जाने से हमारी जो एक अधिकार है उसमें क्या हो रहा है, दखल अंदाजी दी जा रही है। यह इन लोगों को काफी प्रभावित किया और इन लोगों ने अपने समाज में लोगों को यह संदेश दिया कि अंग्रेज हमारे समाज को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हम लोग इसका विरोध करें, जो कि 1857 की क्रांति का ये तीसरा कारण बना। चौथा कारण है धार्मिक कारण, यानी क्रांति हो और धर्म की बात ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। धर्म ही है जो क्रांति का एक स्वरूप भी तैयार करता है। धार्मिक कारण उस समय ज्यादा बढ़ा जब चार्टर्ड एक्ट 1813, यानी धार्मिक कारण का जो मुद्दा जो बढ़ा वो ऐसे ही नहीं बढ़ा, जब चार्टर्ड एक्ट 1813 आया और उसके तहत ईसाई पादरियों को यानी फादर, यानी ईसाई धर्म में जो चर्च में फादर रहते हैं पादरियों को भारत में आने की अनुमति मिली। यह चीज जो था ये भारत में एक आग की तरफ फैल गया, क्योंकि अंग्रेजों का मंतव्य था कि हम ईसाई पादरियों को 1813 चार्टर्ड एक्ट के तहत भारत में लाकर भारत में बहुसंख्यक रूप में हम क्या बनाएंगे, ईसाई बनाएंगे। यानी भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर और पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे जगह पे भारत के देशों में परचम किसका लहराएगा, ईसाई धर्म का लहराएगा। और ईसाई धर्म अगर स्वीकार कर लेते हैं, ईसाई धर्म चारों भारत में हो जाता है, यानी पूरी तरह से भारत में हो जाता है, तो हमें किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी यहाँ शासन प्रणाली चलाने में, क्योंकि हमारे धर्म का जो कल्चर है वो कल्चर यहाँ भी चलेगा। यह एक सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी देखा जाए तो अंग्रेज ने हमें किस प्रकार प्रताड़ित किया है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अंग्रेजों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, साथ ही साथ उन्होंने लोगों को ज्यादातर ईसाई बनाने के लिए प्रलोभन भी दिए, यानी जिनके जो छोटे तबके के लोग थे उनके साथ जो अत्याचार होता है उनको लोभित करके अपने धर्म में इन्होंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये भी क्या हुआ, एक कारण बना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट तत्कालीन कारण। पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन तत्कालीन कारण पूछे तो यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे सिपाही विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बहुत कारण हुए, लेकिन सबसे तत्कालीन कारण सिपाही विद्रोह था।
ऐसी अफवाह दी गई थी, यानी समाज में एक ऐसी अफवाह फैला दी गई थी, बाजार में मिलने वाला आटा और जो शक्कर बोले तो चीनी, इसमें गाय और सुअर की हड्डियों को मिलाया गया है, साथ ही साथ उनके खून का मिश्रण किया गया है, जो हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों संप्रदाय के लिए अपवित्र था। यह अफवाह मिलते ही लोग दुकानों पे से आटे और शक्कर खरीदना बंद कर दिया और लोगों को बड़ा ही तकलीफ हुआ, दुख हुआ कि अंग्रेज हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह खबर इतनी तेजी से फैली कि समाज में हिंदू और मुस्लिम अपना अपना धर्म भ्रष्ट होते हुए देख रहे थे और इसलिए उन्होंने यह विद्रोह किया। इसी बीच चर्बी वाला कारतूस की कहानी आ गई, यानी पश्चिम बंगाल में यह कारतूस वाली आंदोलन जो हुआ वो जारी हुआ, जिसमें यह बात सामने आई कि सैनिकों को जो बंदूक दिया जा रहा है जिसमें कारतूस भरना है, वह गाय के चर्बी से उस पे चर्बी लगा हुआ है जिसे दांत से खींचना पड़ता था। यानी 1856 में ब्रिटिश सरकार ने लोहे की पुरानी बंदूक ब्राउन बेस, यानी 1856 यानी 57 से पहले जो बंदूक दी जाती थी सेना को, दिया था ब्राउन बेस, जो लोहे की पुरानी बंदूक थी। उसके स्थान पे नवीन एनफील्ड राइफल जो सैनिक को दिया गया, इसके कारतूस पे चिकना कागज लगा होता था जिसे दांत से खींचना, यानी कारतूस मतलब गोली होता है जो बंदूक में डाली जाती थी, उसे डालने के लिए उसे कागज को दांत से खींचना पड़ता था। और उसमें ऐसा अफवाह था कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम सैनिक इसका विरोध किया। खासकर हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने इसका घोर विद्रोह किया, क्योंकि उनको अपना धर्म भ्रष्ट होते हुए देखा जा रहा था। इसलिए बैरकपुर, यानी पश्चिम बंगाल में बैरकपुर पलटन, यानी जिसमें मंगल पांडे ने इसका सबसे पहला विद्रोह जो किया था वो किसमें थे? बैरकपुर पलटन में थे। मंगल पांडे ने कहा कि मैं इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है जो हमारे समाज के लिए क्या है? अपवित्र है। तो अंग्रेजों का एक मंतव्य था कि किसी भी प्रकार से भारतीयों को भ्रष्ट करे और अपने साथ मिलाए, क्योंकि अंग्रेजों में गाय और सुअर दोनों में कोई पाबंदी नहीं है, समाज में वो दोनों चीज खा लेते हैं वो। लेकिन हमारे हिंदू समाज में गाय और मुस्लिम समाज में सुअर, इसको वर्जित रखा गया है। तो इस तरह से आपने यह जाना कि जानबूझकर अंग्रेज चाहते थे कि फूट डालो इन दोनों में, दोनों को डिवाइड करो और डिवाइड करके अपनी शासन प्रणाली को चलाओ। ये लोग जबरदस्ती चमड़े के कपड़े देते थे, चमड़े के टोपी देते थे, जबरदस्ती लोग सैनिक को प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे इंडियन सैनिक को जबरदस्ती समुद्र के पार भेजा जाता था ताकि उन्हें धर्म भ्रष्ट किया जा सके, क्योंकि उनको जो भी खाना मिलेगा ये दो ही चीजों का मांस मिलता था, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन यह आक्रोश फैलता गया और यह एक बहुत बड़ा स्वरूप लिया, जिसको हम 1857 का विद्रोह कहते हैं।